पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि किसानों के लिए तमाम उपयोगी जानकारियां हम समेट कर लाएं, ताकि इन जानकारियों का लाभ उठाते हुए उनकी कृषि भी उन्नत हो और उनकी आर्थिक स्थिति भी। तो आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 अलग अलग सेगमेंट के जरिए, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम कृषि दर्शन की आइए शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। जिस तरह से हम इंसानों की सेहत मौसम से प्रभावित होती है, ठीक इसी प्रकार पशुओं को भी मौसम की मार से बचाना बेहद जरूरी है। अच्छा उत्पादन पाने के लिए उनका स्वस्थ होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं सर्दियों के इस मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरह से करें। सर्दियों के दौरान पशुओं में आमतौर पर 4-5 तरह की बीमारियां लगने का अंदेशा रहता है, जिनमें जुकाम, निमोनिया, दस्त और अफारा प्रमुख हैं। इनके अलावा खुरपका मुंहपका रोग भी इस मौसम में लग सकता है। अगर इन समस्याओं से पशुओं को दूर रखना है तो उन्हें सर्दी से बचाना होगा। खास तौर से ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे पशुओं को ठंडी हवा न लग सके। जैसा कि आप सबको पता है कि अब सर्दियों का मौसम चालू हो गया है। सर्दियों का मौसम में ध्यान रखने की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि प्रायतः हमारे किसान भाई छोड़ देते हैं और उसकी वजह से पशु बीमार या और कोई चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो सर्दियों की चीज़ें जैसे कि कंबल या जो पशु को या उसके प्रबंधन में जो चेंज करना है या फिर उसके आहार में जो चेंज करना है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंधन की कि पशु के जो आवास है उसमें क्या चेंज करें और क्यों करें, किस तरह की बीमारियां उसको होती हैं। मुख्यतः 4-5 तरह की बीमारियां सर्दियों में होती है, जैसे कि जुकाम, निमोनिया या दस्त लग जाना बड़े जानवरों में या अफारे की शिकायत। ये सारी चीज़ें आप प्रबंधन के द्वारा या इलाज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात प्रबंधन की, जैसे जैसे अब सर्दियां हैं बढ़ती जाएंगी, शाम के समय में ठंड बढ़ती जाएगी और रात को एक 12 या 1 बजे के आसपास एक सर्दी का पीक आएगा, यानी कि सबसे नीचा तापमान होगा और धीरे धीरे इन 3 महीनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तापमान बिल्कुल 0 के आसपास आ जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शाम के समय में पशु को अंदर बांधना है, उसको कवर करके रखना है, यानी कि उसके ऊपर कोई कंबल या टाट वगैरह की कोई बोरी या इस तरह की चीज़ से आपको उसको ढक कर रखना है। बांधते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ भी उस पशु की जो भी पशुशाला है, या तो 2 तरह की चीज़ें होंगी, या तो कोई ऑर्गेनाइज फार्म हो या फिर एक किसान के पास हो। ऑर्गेनाइज फार्म में क्या होता है कि मान लो जो नीचे का जो फर्श होता है वो पक्का होता है, तो पक्के फर्श में ये ध्यान रखना है कि वो किसी तरह से गीला ना हो जब हम पशु को बांधें, और उसके ऊपर कोई ना कोई बिछावन या इस तरह की कोई चीज़ हो जिससे कि पशु को नीचे की ज़मीन से जो ठंडक मिलेगी वो ना मिले। अगर हम बात करें पशु पालक के घर पर, तो अधिकतर आजकल तो सब जगह पक्के फर्श बन गए हैं। अगर कहीं नहीं है तो हम ये ध्यान रखें कि वहाँ पर किसी तरह की पराली या इस तरह का कोई सरफेस या इस तरह की कोई चीज़ रखें जिससे कि जो धरती की जो सर्दी है वो पशु को ना आए। दूसरी बात, जब भी हम पशु को अंदर बांधें तो
जो पशुशाला है या जहां भी आप पशु को बांधते हैं वो चारों तरफ से कवर्ड हो, यानी कि हवादार तो हो लेकिन सिर्फ ऊपर के हिस्से में सीधी की सीधी कोई भी ठंडी हवा पशु को ना लगे। जैसे ही हम सुबह पशु को खोलें तो उन जो भी आपने पल्ले लगाए हैं उनको ऊपर कर दें और थोड़ी सी तेज धूप होने के बाद ही पशु को बाहर निकालें। जहां पशु को हम रात को बांधते हैं, एक चीज का और ध्यान रखें कि पशुओं को ज्यादा दूर ना बांधें, क्योंकि आपस में जो शरीर की गर्मी है वो भी पशु को हाइपोथर्मिया की डिजीज से बचाती है। सर्दी से बचाने के साथ साथ पशुओं को संतुलित आहार भी देना जरूरी है ताकि उनके शरीर को ऊर्जा मिल सके। शरीर जितना ऊर्जावान होगा, सर्दी लगने की संभावना उतनी ही कम होगी। साथ ही पशु में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी विकसित होगी। संतुलित आहार में दाना, बिनौला, खल, चोकर और खनिज मिश्रण जैसी चीजें शामिल होती हैं। पशु चिकित्सक संतुलित आहार के साथ साथ तेल के सेवन की भी सलाह देते हैं। पशु को खान पान के से संबंधित या और चीजों से, तो क्या है संतुलित आहार? संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है पशु को ठंड से बचाने के लिए। अगर हम संतुलित आहार देते हैं तो उसमें ऊर्जा का स्रोत बना रहता है, जिससे कि उसको ठंड लगने में या बीमारी लगने में काफी मददगार साबित होता है। तो संतुलित आहार में कुछ चीजें हैं हमारे दुधारू पशुओं के लिए, जैसे कि हम हर चीज को अलग अलग फॉर्म में नहीं दे सकते, तो हमें एक तरह का मिश्रण बना लेना चाहिए जिससे कि हम रेगुलरली उसको फीड कर सकें। इसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे दाना 30 से 35 किलो, या जिसमें कि आप गेहूं का, बाजरे का दाना ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप खल की बात करें तो आप मूंगफली की, बिनौले और खल जो अपनी इसकी होती है, क्या नाम है, सोयाबीन की, वो प्रोटीन सोर्स के लिए। तीसरी बात चोकर जो फास्फोरस और चीजें हैं वो तकरीबन 22 किलो। उसके बाद खनिज मिश्रण तकरीबन 2 किलो, या फिर नमक साथ में 1 किलो। अगर पशु ज्यादा दुधारू है यानी कि उसकी दूध की क्षमता ज्यादा है तो आप बिनौले या सोयाबीन या फिर कोई भी तेल 2% के हिसाब से 100 किलो में मिला सकते हैं, जिससे कि उसके जो संतुलित आहार बनाने में हमें काफी मदद मिलेगी। इसको देना कैसे है? इसको देना इस तरह है कि कोई भी पशु, गाय है तो 2.5 किलो दूध पे प्रति किलो जो हमने मिश्रण बनाया वो देना है आपको। अगर भैंस की बात करें तो 2 किलो अगर दुग्ध उत्पादन है तो प्रति 2 किलो पे 1 किलो, यानी कि अगर कोई भैंस 10 किलो प्रतिदिन दूध देती है तो उस पे हमें तकरीबन 4 किलो के आसपास क्या नाम है ये दाना देना है। और अगर मान लो गाय अगर इस तरह की दूध देती है तो उसमें हमें 4 से 5 किलो। ये हो गई सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, मतलब कि अगर जैसे सर्दियां आ रही हैं तो हमें पोषण और ज्यादा देना पड़ेगा ताकि उसमें गर्मी बनी रहे। अब उसमें क्या करना है, जितना दाना 4 से 5 किलो बनता है तो हमें उसमें 1 से 1.5 किलो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के स्रोत के लिए देना है, जिससे कि वो ठंड से बचे रहें। या फिर अगर आप सर्दियां के शुरुआत में ही एक मैं आपको मिश्रण बताता हूं, अगर आप यूज कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, जिसमें कि है काली जीरी, सौंफ, अदरक, उसके बाद ये अपनी अदरक, इन तीनों का मिश्रण आप क्या करेंगे, तीनों को एक अनुपात में मिला लेंगे। मतलब अगर 300 या 350 ग्राम में आप मिला लें। मिलाने के बाद इसको पहले लाके पंसारी से आप सुखा लें। सुखाने के बाद एक तरह मिक्सी में पीस लें। पीसने के बाद आप अगर कभी पशु को इस तरह की कोई चीज होती है, अगर ठंड या इस तरह की कोई दिक्कत होती है, तो आप इसमें से 25 ग्राम सुबह और शाम 2-3 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर इससे भी आपके पशु को आराम नहीं लगता है तो आप अपने जो भी नजदीकी पशु चिकित्सक हैं उससे संपर्क करें। खुरपका मुंहपका एक खतरनाक बीमारी है, बल्कि कई बार तो इससे पशु की मौत भी हो जाती है। इससे निपटने के लिए समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। कुछ लोगों का मानना है कि टीकाकरण से दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि टीका लगने के बाद 1-2 दिन पशु दूध कम दे, लेकिन फिर वह भरपूर उत्पादन देने लगता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, निमोनिया की शिकायतें इस सीजन में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि सर्दियों में जब भी पशु को ठंडी हवा सीधी लगती है तो निमोनिया बनने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। तो आप हमेशा जब भी पशु बाहर भी, अगर मान लो धूप भी है और ठंडी हवा चल रही है, तो पशु को ढक कर रखें। अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो पशु के आसपास थोड़ी बहुत
रात के समय में आप आग जला सकते हैं, लेकिन ये सावधानी बरतें कि आग से बहुत ज़्यादा धुआं उसकी पशुशाला में ना हो। अगर 2-3 दिन के बाद भी पशु को अगर इस तरह के लक्षणों से, जैसे इसमें लक्षण होते हैं आँख से पानी बहना, कान का ठंडा हो जाना, बालों का खड़ा हो जाना पशु के, और पशु का खाना छोड़ देना, इस तरह की शिकायतें पशु को निमोनिया में आती हैं। अगर आप निमोनिया को टाइम रहते संभाल लेंगे तो पशु की जान बचाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप जितना लेट करेंगे इसमें, हफ्ते और 10 दिन के बाद अगर पशु को आप निमोनिया से ग्रसित रखेंगे तो उसको बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं आपसे बता रहा था कि दस्त, एपाचिन की शिकायतें मैंने आपको बताई कि ये गीली घास और इसकी वजह से होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हिमालय बत्तीसा का एक पाउडर आता है उसको आप तकरीबन डेली, आप नॉर्मली भी आप उसके जो दाने या किसी मिश्रण में डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी पाचन क्षमता तंदुरुस्त रहेगी, उसके अंदर खून का संचार बना रहेगा। खून का संचार बनने से क्या होगा, उसकी शरीर में एनर्जी का सोर्स है वो प्रॉपर बना रहेगा, तो पशु को ठंड लगने की समस्याएं कम हो जाएंगी। अब मैं बता रहा था जो चीजें आपको कि सर्दियों में एक दिक्कत और आ रही है आजकल, अभी जैसे ये सीजन आया है तो इसमें मुंह खुर का रोग बहुत कॉमन है कि मुंह खुर का रोग आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे ही अब सर्दियां आती हैं तो टीकाकरण देश के हर राज्य में इस समय पे इकट्ठा ही होता है, तो आप अपने पशु का टीकाकरण जरूर करवाएं। मुंह खुर एक जानलेवा बीमारी है, उसके लिए टीकाकरण करवाने से पशुपालकों में ऐसी भ्रांति है कि उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। बहुत कम समय के लिए पशु को जब भी बुखार या इस तरह की चीज आती है तो कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए दुग्ध उत्पादन पे फर्क आता है, लेकिन उसके बाद वो चीजें रिकवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से पशु की जान जा सकती है, और दूसरे जो आपके ठीक पशु हैं उनको भी ये बीमारी होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप अपने पशु को सर्दियों में स्वस्थ रखें और निरंतर अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहें। अगर किसी तरह का कोई भी लक्षण आपको दिखता है कि पशु खाना या इस तरह की कोई चीज छोड़ता है तो अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें और समय पर अपने पशु। तो जाना आपने पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सर्दियों के मौसम में किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव होता है। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि क्षेत्र इन दिनों काफी तरक्की कर रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कृषि उद्यमी। जी हां, कृषि स्टार्टअप्स का इन दिनों बोलबाला नजर आ रहा है। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ युवा कृषि स्टार्टअप्स चलाने वाले लोगों से और देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने कृषि स्टार्टअप के जरिए कामयाबी हासिल की है। वेंचर का नाम है MS प्रणय एग्रो सर्विसेज। मैंने ये वेंचर 2020 में शुरू किया और 2019 में मैंने इस चीज़ का ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग के बाद मुझे मशरूम फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, जिसके बाद मैंने 2020 में इसकी खेती शुरू की। करीब 1 कमरे से मैंने इसकी खेती शुरू की, जिसका प्रोडक्शन कभी 20-25 kg पर डे के हिसाब से आता था और मैंने इस प्रोडक्शन को लेके अलग अलग इसके प्रोडक्ट बताए, जैसे कि इसका पिकल्स बनाए, मशरूम के पिकल्स, बिस्किट, नमकीन, इस तरह के प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में इनको ब्रांड के नाम से। मैं एग्रीकल्चर का शॉप चलाती हूँ। मेरे शॉप का नाम प्रतीक कृषि सेवा केंद्र है। मैं सभी किसान भाइयों को सेंद्रीय खेती के बारे में और बीज के बारे में बताती हूँ और सभी को मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब शेतकरी को मैं प्रेरित करती हूँ, उसको संबोधन करती हूँ और सब खेती करने वाले लोगों को मैं प्रशिक्षण देती हूँ। मैं बारामती कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे ये हैदराबाद मैनेज का फर्स्ट प्राइज अवार्ड मिला। मैंने आज मशरूम में मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, मेरा सेंटर का नाम अनुटेक मशरूम एंटरप्राइजेस है, जहाँ मैंने कई किसानों को, बहुत सारे लोगों को एक स्वरोजगार के रूप में आगे बढ़ाया है और मैं आज फर्स्ट प्राइज़ भी मैंने जीता है जिसमें। और मेरे मशरूम के सेंटर पे कई स्टूडेंट और कई किसान लोग अभी भी इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग्स लेते हैं, जहाँ पे कई कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स भी जो हैं जहाँ पे चार्जेस है, बट मेरे यहाँ पे चार्जेस काफ़ी ना के बराबर है, नहीं लेता हूँ मैं। मैंने 2013 से स्टार्ट किया था अपना बिजनेस और 2018-19 में ACBC का डिप्लोमा किया। उसके रिगार्डिंग में मुझे फंड्स रिलीज़ हुआ। फंड्स रिलीज़ करने के बाद में मैंने 4-5 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप हुआ आज की तारीख में मेरे पास में, और सेकेंडली लगभग 4 या 5 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ मैं और 1.8 करोड़ के आसपास का मेरा टोटल बिजनेस है। धन्यवाद, इसके लिए मैं ACBC का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, DD किसान का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा वेंचर कान्हा एग्री क्लिनिक सेंटर है। मेरी शॉप 2019 में चालू की थी और 2019 में लोन सेंक्शन भी हुआ और मुझे सब्सिडी 2019 में प्रोवाइड की गई और सेकंड प्राइज मुझे दिया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
अभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि अच्छा उत्पादन हासिल कर सके, लेकिन कभी कभी उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ऐसे में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आइए जानते हैं कि ये योजना किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके अलावा कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।